डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपको जेई केमिस्ट्री में। आज हम लोग करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री में। इसके अलावा आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है N2H4 की रिएक्शन 3 मोल ऑफ O2 से कराते हैं तो 2NO2 प्लस 2H2O बनता है। तो उसमें आगे आपको क्या बोला, द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 745 ग्राम of N2H4. The molecular mass of N2H4 नाइट्रोजन 28 प्लस 4 हाइड्रोजन 32 ग्राम। अब यहाँ 28 कैसे आया, तो एक नाइट्रोजन का आपका होता है 14 और 2 का होगा 28। मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 एक का होता है 16 और 3 है मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 96 ग्राम। अब आगे द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 745 ग्राम। मास ऑफ O2 96 अपॉन 32 इंटू 745। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2245 ग्राम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बोलेगा इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन है डेल्टा एक्स आपका इक्वल है डेल्टा वी के। ठीक, आगे देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो हमें मोमेंटम का बताना है। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या है पता है, यहाँ पे हमने पढ़ा है डेल्टा एक्स, डेल्टा वी इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई एम। पढ़ा है आप सबने। अब यहाँ पे हमको उसने गिवन है कि डेल्टा एक्स आपका इक्वल है डेल्टा वी के, तो यहाँ डेल्टा एक्स की जगह हम लोग डेल्टा वी लिख सकते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब मोमेंटम डेल्टा पी बराबर होता है एम पी। वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन एम इक्वल टू वी। डेल्टा पी अपॉन एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो देखिए डेल्टा पी इक्वल टू एम एच अपॉन 4 पाई अंदर गया तो बचा आपका डेल्टा पी बराबर एम एच अपॉन पाई और 4 बाहर आ गया 1/2। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर मैच होता है ए, 1/2 अंडर रूट में एम इंटू एच अपॉन पाई। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल था, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मेन इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसने क्या बोला है ये आपको पता होना चाहिए। पोजीशन और वेलोसिटी क्या होता है और आपका क्वेश्चन सिंपल है। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। आगे पूछा गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलोज द ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होना चाहिए कि पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ये। इनको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, फोर सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो आपको फ्लोरीन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी ऐसे करेगा। अब बचा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी। तो एफ के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ओ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे कौन है, ओ। ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ सीएल, सीएल नहीं होता है। ओ के बाद यहाँ पे आपका आता है सीएल, तो ये वाला आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो O माइनस गैस बनेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी पॉजिटिव है। तो देखिए O माइनस आयन जो होते हैं वो रिपल करते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। Thus energy is required to add
इनकमिंग ओ माइनस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को जब उनके पास आते हैं तो वो उसको रिपल करते हैं क्योंकि वो उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए होती है तो यहाँ पे आपका जब वो ओ माइनस से एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो ओ माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपने देखा होगा ओ टू माइनस बनाता है और ओ माइनस भी बनाता है तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज एस हैज आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे आपका किसकी वैल्यू आइडेंटिकल है? देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन ही है आपका और केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका अप टू एन टू होता है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ऐसे होता है जब आपका ये होता है अबव एन टू, अबव एन टू, तो ये नीचे का सेम होता है और ऊपर का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो आपके एन टू के पहले वाले उसके लिए स्ट्रक्चर ये बनता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, जो एन टू के ऊपर वाले उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो होता है इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे, 1 2 1 2 ये होता है एन टू के पहले वालों के लिए और एन टू के बाद वालों के लिए होता है 1 2 2 1। ये आपको याद करने की ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से निकालने के लिए हैं। सबसे पहले NO प्लस और N2 का देखते हैं, NO प्लस और N2 का। तो यहाँ पे आप इसको करने के लिए अगर आपको नहीं आता है वहां निकालना है इसको, आपको ये नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनके आपके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इक्वल हो जाते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख, नाइट्रोजन का कितना, आपका नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है लेकिन एक प्लस चार्ज है तो कम हो जाएगा तो 7 बचा, 14, 14। N2 का भी 14 होता है, इसका मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। आंसर हमारा पहला हो सकता है। दूसरा देखते हैं क्योंकि मल्टीपल कलेक्ट भी हो सकते हैं तो आपको दूसरा भी चेक करना चाहिए। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, 14 टू प्लस। अब यहाँ पे देखो टू का होना तो आपको 14 चाहिए इसका भी, लेकिन एक प्लस चार्ज हो गया तो यहाँ पे 13 हो गया। अब ये दोनों इक्वल है नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, CN माइनस कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 होता है पर एक प्लस चार्ज हो गया तो 8, 14 O2 आपका होता 16 है लेकिन एक प्लस चार्ज आ गया तो 15 हुआ, मतलब ये भी सेम नहीं है। और 2 14 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, एक प्लस चार्ज आ गया 15, मतलब ये भी नहीं हुआ। यहाँ से मतलब आप केवल एटॉमिक नंबर से ही बता सकते हो कि आपका ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। लेकिन चलिए हम लोग निकाल के भी देख लेंगे। तो देखिए NO ये 14 है तो यानी कि हमारा बनेगा कौन सा वाला, अप टू N2 वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग NO प्लस का देखते हैं, NO प्लस। तो NO प्लस में हमारे कितने हैं 14, तो यहाँ पे रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NB माइनस Na/2। अब NB और Na क्या होता है, NB होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, ठीक है, और Na होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो Na होते हैं, जो एंटी और जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो NB होते हैं। ठीक है, तो आपके काउंट करते हैं, दो, दो चार, दो छह, ठीक है, 8 और 10, 10 माइनस। अब आपका एंटी बॉन्डिंग में दो, दो चार, केवल चार है, डिवाइड बाय टू इक्वल टू 6/2 कटा 3 आया। तो आपका NO प्लस का होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 3। अब हम लोग देखते हैं N2 प्लस का।
ठीक है, यहाँ पे N2 का देखते हैं। तो जब ये आपको बनाना ना याद आए तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो N2 तक है उन सबका होता है 1 2 1 2, और जो N2 के बाद के उनका होता है 1 2 2 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। N2 में कितने होंगे? 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ का भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। 10, और यहाँ पे 4 है, -4/2 इक्वल टू 6/2, आंसर आया 3। देखिए यहाँ पे NO प्लस और N2 का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हुआ, तो आप इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जिनको ये पता हो वो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे मोस्टली बच्चों को ये पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपसे बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। और अगर आपको वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है तो आप उनका एटॉमिक नंबर सेव करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्कोरिंग होता है, आपको 1 से 2 सेकंड में हो जाना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी स्कोरिंग होती है, जितना हो उसको उतना अच्छे से करके। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन ऑर्बिटल इन द कंपाउंड। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का है, और ये आपके कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिया हुआ है IF7। ठीक है, तो आयोडीन आयोडीन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो ये 8 है, लेकिन इसकी वैलेंसी 7 होती है। ठीक है, आयोडीन की वैलेंसी 7 होती है, और यहाँ पे कितने हैं? 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे उसने पूछा आपसे ये sp3d, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो देखिए बस एक होता है P, फिर 2 D, तो कितना हुआ sp3 और D3। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे। तो देखिए अगर आपको बेसिक से करना है तो ये आपको करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जब आयोडीन का बनाएंगे स्ट्रक्चर तो इसका बनता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। ये इसमें तो एस में कितने आते हैं? ठीक ठीक- ठीक में ठीक है, तो यहाँ पे 5s होता है, ये 5p होता है, और ये होता है 5d। तो कितना हुआ s p के 3 और d के 3, तो हो गया ना sp3d। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही होता है आपका। आगे आगे आपको आता है फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 300 केल्विन। तो हमको गिवन क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें टेम्परेचर दिखा 300 केल्विन ऑफ CCl4 जो लीटर में है, लिक्विड है, H2O ग्राम में है, CO2 ग्राम में, एंड HCl गैस है। सॉरी, H2O गैस है और CO2 भी गैस है। आर इनकी वैल्यू दी हुई है रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। लिक्विड 2H2O गैस, CO2 गैस प्लस 4HCl गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारा एन निकाल, एन निकालना आप जानते हो, नंबर इसके इधर जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं माइनस इसके आगे के कोएफिशिएंट। तो यहाँ 4 + 1, ठीक है। 5, इसके बाद देखो ये लिक्विड है तो लिक्विड का नहीं लेते हैं, आया गैस -2, इसको 3, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एन 3 आ गया। अब इसको भी हम लोग गिवन में लिख लेते हैं, इसको 3, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से हमको डेल्टा यू निकालना है।
डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा आर एच माइनस एन आर टी। तो यहाँ पे हमारे पास एन है, ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता है, टी हमको दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डेल्टा एच। डेल्टा एच निकालने के लिए हमें वैल्यू दी हुई है, तो इन वैल्यू को यूज करेंगे हम। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ CO2 प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट माइनस रिजेंट प्लस 4 टाइम HCl माइनस यहाँ पे डेल्टा एफ ऑफ CCl4 माइनस डेल्टा एफ 2H2O, ठीक है, माइनस 394 माइनस 3 इंटू 93 प्लस हमने क्या दिया हुआ माइनस लगे, ठीक है, प्लस आगे 107 माइनस में, और यहाँ पे ये माइनस लगा है, 107 प्लस 2 इंटू 242। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -175 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हमारे यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस 175 माइनस 3, एन हमको निकाल रखा था हमने यहाँ पे, आज की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 300, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 108.5 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ठीक है। तो कितना सिंपल था आपका, बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एनआरटी। तो जितने भी इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले आते जा रहे हैं, आप एक कॉपी में, एक पन्ने में लिखते जाइए कि इतने फॉर्मूले आपके आते जा रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको कमांड बनानी है तो उसमें आपको पहला फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दूसरी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्चुअल होता है और आपकी कैलकुलेशन मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपकी अच्छी होगी। तो बस आपको इसमें काफी प्रैक्टिस करनी है और ये आपकी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, ऊपर से आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन आता है, दिया हुआ 8 ग्राम ऑफ O2 गैस एट 27 सेल्सियस इज compressed to half of the volume under isothermal and reversible condition, work done on the system। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका था थर्मोकेमिस्ट्री से, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो पार्ट है, एक थर्मोकेमिस्ट्री और एक थर्मोडायनेमिक्स, तो वो थर्मोकेमिस्ट्री का था। अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसने वर्क डन की बात की है आपकी आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। तो इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, वर्क डन इक्वल टू 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है, 2.303 इंटू एन की वैल्यू, ठीक है, nRT 8 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ, जब आप इसको लिखोगे रिएक्शन तो आएगी 1/2 आर की वैल्यू, इन सेल्सियस में तो 2, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम, ठीक है, ln 2/ln 1/2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2 पॉइंट ln, या ln 1/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln 2, ln 1 की वैल्यू माइनस हो जाती है, वो 0 होती है, तो ln 2 माइनस का आएगा, तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा 303 150। जब इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 150 ln 2। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। तो ये आता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से। सबसे पहले रिएक्शन दी हुई है 2HI जो गैस है, H2 गैस निकलती है, फिर I2 गैस होता है। The degree of dissociation alpha of HI gas is related to a equilibrium constant Kp by the experience। तो यहाँ पे हमें Kp निकालना है। तो ये रिएक्शन 2HI दिया हुआ है, जब हम लोग उसको इक्विलिब्रियम में करेंगे तो सबसे पहले हमारा होता है एक्स एक्स, ये आपने किया होगा, ठीक है,
ये 2 है, तो 2 अगर यहाँ पे जाएगा, हमारा यहाँ पे 2 एच आई लिया है, यहाँ एच टू है, यहाँ आई टू है, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2। अब आप केपी निकालना जानते हो, केपी इक्वल टू होगा अल्फा बाय 2 केटी का स्क्वायर, 2 अल्फा है, ठीक है, दोनों है नीचे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि आगे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 की पावर लगी है, यहाँ पे 2 की पावर इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे अल्फा बाय टू 2 बार है, के स्क्वायर, ठीक है, अल्फा बराबर होगा 2 की पावर 2 अंडर रूट के पी अपॉन 1 प्लस 2 के पी, ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट होंगे 1 molecule of NH4OH and 1 MHCl are mixed to make a total volume 300 ml. The pH of the mixture is ना, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ pH, सबसे पहले pH दिया हुआ है 9 to 6, pK दिया हुआ है pKa of NH4 प्लस का 9 to 6, then volume ratio of NH4OH and HCl will be X:1, then the volume। ये आपका क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है, तो देखिए NH4OH और HCl, यहाँ पे NH4HCl आपका और NH4OH और HCl है, यहाँ इसका जब हम लोग मिक्सर कराएंगे, मिक्स होगा तो वो एक बफर होगा, सिंस HCl will react with equivalent amount of NH4OH forming of NaCl, जब ये इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, NH4OH HCl से रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाता है H2O और NH4Cl, तो हमारा जब NH4Cl बनेगा, ठीक है, जब इससे रिएक्ट करेगा तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसने हमको बोला है द वॉल्यूम ऑफ द रेशियो ऑफ NH4OH एंड HCl, हमको यहाँ निकालना है, ठीक है, और इसका जो मिक्स है, मेक बनाता है टोटल वॉल्यूम 300 ml, तो लेट HCl हमारा x ml हुआ, इसको हम लोग x मिलीमोल भी बोल सकते हैं, जब हमारा HCl x मोल है तो हमारा NH4OH 300 माइनस x होगा ml, जिसे हम लोग 300 माइनस x मिलीमोल बोलते हैं, देख सकते हैं। अब देखो, और इसके बाद जो हमारा NH4Cl बनेगा, फॉर्म होगा, वो हमारा x मिलीमोल बनता है, तो हमारा NH4OH और 300 माइनस x, ठीक है, 300 प्लस 2x मिलीमोल बनता है। अब यहाँ पे हमको pH, अब हमको यहाँ पे क्या लगाना है, सीधा मेरा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, जिसे हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगेगा POH इक्वल टू P AB प्लस लॉग NH4 माइनस अपॉन NH4OH, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो अब हमारे पास सब कुछ है, तो POH हमें यहाँ पे पीएच और पीके दिया है, हमको पीओएच और पीके भी निकालना है, तो आपको पता है कि पीओएच निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 14 माइनस पीएच करते हैं, 14 माइनस पीएच करेंगे 9.26, तो हमारा आएगा 4.7574, और यही जब पीके निकालेंगे तो पीके भी के लिए हम लोग करते हैं 14 माइनस पी 14 माइनस 9.26, तो ये क्या आएगा 4.74। अब हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू हमारे पास सब है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, तो 4.74 इक्वल टू 4.74 लॉग, हमारे पास NH4 माइनस और NH4OH सबकी वैल्यू है, तो x अपॉन 300 माइनस 2x और x अपॉन 300 माइनस x। अब यहाँ से ये कट गया, दोनों पॉजिटिव है, अब इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, लॉग को देखिए मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐड में करेंगे, और पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसका आपका आएगा रेशियो 2:1, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू होगी 2,
x इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो आपका कोई कंपाउंड होता है, जैसे कोई रिएक्शन है ए, और वो बी और सी में वो बन रहा है उसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसकी अगर मान लो +5 है, तो ये कंपाउंड का यहाँ पे जाएगा तो वो +3 होगा, यहाँ पे जाएगा +7 हो गया। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक ही कंपाउंड जब आपका रिएक्शन करता है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है, वो ऑक्सीडाइज भी करे और रिडॉक्स भी करे। रिडॉक्स वो रिडक्शन भी करे, यानी कि रिडॉक्स का मतलब आपका कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी करे और रिडक्शन भी करे, तो उसे कहते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले Cr2O3 रिएक्शन 6HCl से कराते हैं, तो यहाँ पे Cr बनता है और H2O। ठीक है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन, तो यहाँ पे आपका Cr चेंज हुआ कि नहीं, Cr2O3। इसका जब आप लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालेंगे, 2x, ऑक्सीजन 3 है, 6, x इक्वल टू 3 टू 6, फिर हुआ, तो यहाँ पे देखिए Cl, x इक्वल टू Cl -1 होता है, 3 Cl है तो 3, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे यानी कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये तो आपका रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यहाँ पे सेम ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। CrO4 2 माइनस CrX, ऑक्सीजन O2 8 -2। ठीक है, ऑलरेडी आपका यहाँ पे -2 है, कितना आया 6, यहाँ पे देखिए 2x 7 14 -2 12, x इक्वल टू 6। यहाँ भी आपका 6 था और यहाँ भी आपका +6 है, मतलब ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। CrO4 2 माइनस x 4 है 8 -2, x इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x इक्वल टू आपका +3 आया, यानी कि यहाँ पे आपका चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर। और उसके बाद फिर आयोडीन का देखते हैं, यहाँ पे आयोडीन का -1 है, यहाँ पे आयोडीन का 0 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यह है आपका। ठीक है, नीचे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपका नहीं, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ए ए बी एंड डी में ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेंज ही नहीं हुई, तो ये आपका रिडॉक्स नहीं हुआ, रिडॉक्स नहीं हुआ। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपके चेंज हुई है, जो Cr है वो आपका +6 से +3 गया और आयोडीन -1 से 0 गया है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है। यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, Cr का 6 से 3 पे गया है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, आयोडीन का -1 से 0 पे गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे यहाँ पे IUPAC नेम देना है और यहाँ से देखिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, CH2 COH COH। यहाँ पे आपको नंबरिंग करना अच्छे से आता होगा, और जितने भी बच्चों को नंबरिंग करने पे IUPAC में दिक्कत होती है, तो मेरे चैनल पे IUPAC का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप केवल IUPAC चुनना और GOC में आप केवल IUPAC वाला एक लेक्चर होगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम IUPAC की दूर हो जाएगी। इसकी नंबरिंग हम लोग कौन से कार्बन से करेंगे, इससे 1 2 3 4 और 5, इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ इस वाली चैन हमारी चैन बड़ी है और 2 COH भी है। ठीक है, तो जब इसका हम लोग लिखेंगे तो कितना 3 में हमारा कार्बोक्सी भी है और हाइड्रोक्सी भी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। अब 1 और 5, ठीक है, 10 टू 1,5 10 बायोइक एसिड। अब देखो ये किससे मैच करता है आपका, ये वाला है लेकिन इसमें 1,5 नहीं है, ये ये नहीं है,
तो आप देखो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको काउंट करें केवल, अगर हम लोग यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3, और इसको हम लोग 1 3 में लें, ऐसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आगे पीछे नाम ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो देखो ये वाला ऑप्शन किसी से मैच कर रहा है, पहला नहीं, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग मेंटेन के पहले 1 5 कर देते तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही होता। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर, इसमें आपको बताना है कि कौन पेयर कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को देख के बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो सबसे पहले हम लोग थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। ये तो आपको देखा हुआ लग रहा है, कुछ अलग नहीं है। देखो वहां पे सीएल दोनों एक तरफ है और यहाँ पे सीएल दोनों अलग है, मतलब आपको इससे पता चलेगी ये सिस की कंडीशन है और ये ट्रांस है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका कौन सा वाला होगा, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल में ही आपका सिस ट्रांस आता है। तो जो थर्ड वाला है ज्योमेट्रिकल है, थर्ड का सी। ठीक है, अब फोर्थ वाला, ये देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। जब आप इसको देखोगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि ये एक दूसरे के ऑप्टिकल है। तो फोर्थ का आपका कौन सा होगा, डी। तो यहाँ से आप पहले, आपको दो पता है, अगर आपको दो नहीं पता है, आपको दो पता है केवल, तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे सी का थर्ड, थर्ड का सी, थर्ड का सी लो, थर्ड का सी तो आपका केवल एक में, बाकी सब तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए आपके। ठीक है, और फोर्थ का डी, फोर्थ का डी तीन में है और ये वाला एलिमिनेट हुआ। यानी कि आप सबसे पहले वो देखो जो आपको एलिमिनेट करने में ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, अब देखो पहला, ये एक दूसरे के कैसे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो यहाँ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको मैचिंग हो या फिर ऑप्शन हो, तो आप सबसे पहले इसमें चेक करिए कि आपको जो अच्छे से आता है आप उसको करिए और बाकी सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, इससे आपको क्वेश्चन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर। तो आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारा कुछ 5 से सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पे एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका पहला, पहला वाला, ये आपका होना तो आपको लगना चाहिए कि एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये होता है आपका नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये खुद को नॉन एरोमेटिक बना लेता है टफ शेप में। नॉन एरोमेटिक। सेकंड वाला आपको पता है कि जो आपका एंटी एरोमेटिक होता है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, और जो आपका नॉन एरोमेटिक होता है वो 4 पाई + 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला आपका कंजुगेट आता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो ये आपका होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपका कोई लूप ही नहीं है। देखो आपका एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक के लिए सबसे पहले आपका लूप होना चाहिए कंप्लीट। यहाँ पे ये आपका लूप है, मतलब ये आपसे, ठीक है, ये लूप है, लेकिन यहाँ पे कोई लूप ही नहीं है, टूट गया, यानी कि आपको ये आता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और ये वाला इसमें कंप्लीट लूप है, सब कुछ है, लेकिन ये आपका फिर भी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये आपका होता है 10, इसका नाम है 10 एलुलीन। ठीक है, ये खुद को और ज्यादा अच्छे से स्टेबल करने के लिए खुद को नॉन एरोमेटिक बना लेता है, नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। Next, आगे दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ आइस, ये आता है आपको सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट ऑन कूलिंग अ सॉल्यूशन containing 50 ग्राम ऑफ ethylene glycol into 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, और टेम्परेचर दिया हुआ है, के फैक्टर दिया हुआ है, मॉलिक्यूल हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वेट। ठीक है, डब्ल्यू, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू टू एम। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू दी हुई है हम लोग केवल वो वैल्यू पुट करते जाते हैं। ठीक है, अब मैं एकदम आपकी जैसी ही सोच रही हूँ कि मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या होना है।
आप कैसे सोचो कि हमें बस वो करना है। हमें इस क्वेश्चन को देख के क्या क्लिक हुआ कि हमें ये वाला फॉर्मूला पता है सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, हमें क्या वैल्यू दी हुई है, डेल्टा टी दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा टी टी लिखते हैं। फिर आगे हमको के एफ दिया हुआ है, के एफ लिख देते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका। फिर आपको डब्ल्यू दिया हुआ है 50 ग्राम, ये लिख दिया। अभी तक मैं वही लिख रही हूँ जो हमें पता है, दिख रहा है, जो दिया है। ठीक है, मैंने कुछ और लिखा नहीं लिखा। अब आगे हमको क्या दिया हुआ है, एथिलीन। अब यहाँ पे देखो, एम क्या है, एम आप जब मास निकालोगे, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका मास जब आप लोग निकालोगे तो आएगा 62। हो गया डब्लू। बस हमको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ, और हमको क्या फाइंड करना है, उसने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ आइस, आइस का अमाउंट। ठीक है, डब्लू, तो यहाँ से आप लोग डब्लू फाइंड कर लोगे कितना आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 161.29। अब आप कहोगे कि ये तो मैच ही नहीं किया, कैसे मैच करेगा, उसने तो आइस का पूछा ना, यहाँ तो पूरा सब कुछ मिला हुआ है। देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ, 200 ग्राम। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो हमको आइस का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइस सेपरेटेड 200 माइनस 161.29, यहाँ से आएगा 38.71 ग्राम। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। देखो, क्वेश्चन कठिन था नहीं था, फिर भी आप लोग इसको देख कर डरते हो क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पता है होनी चाहिए, बस उसको पुट किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आता है केमिकल काइनेटिक्स से, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, और मुझे भी मेरी जेई जनरल में काफी टफ लगता था ये चैप्टर। पर चलो, हम लोग उसको करते हैं एकदम जैसे एक बच्चा सोचता है वैसे। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टी हमारा चेंज हो रहा है 300 केल्विन से 110 केल्विन। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच अ रिएक्शन विल बी, आर दिया हुआ है, लॉग 2 दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है। उसने कहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। फॉर्मूला लिखते हैं, ln K2 अपॉन K1 T नॉट अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन। ठीक है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक तरफ करते हैं R T1 T2 अपॉन T1 0.303 ln log K2 अपॉन K1। ठीक है, यहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू दी गई उसकी रखते हैं, R की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14। ठीक है, यूनिट आप लिख लीजिएगा, यूनिट नहीं लिखते। T1 T2 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 10 आएगा, इंटू 2.003। ठीक है, लॉग 2। अब जब इसको आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद लॉग 2 की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है, लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आता है 53.6 किलो जूल होल इनवर्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। बस फॉर्मूला पता था और मैंने फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया। ठीक, नेक्स्ट, लाइट ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट lost water molecule and turn brown and exposed to air. This is due to oxidation. ये आपका आता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो उसने क्या दिया हुआ है हमको, फेरस सल्फेट FeSO4 लॉस करता है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा तो बनाएगा FeOH तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पीओसी पढ़ी होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाए। नेक्स्ट, the aqueous solution containing which one of the following ion will be colorless। तो कलरलेस आयन कौन से होते हैं, वहाँ पे आपका कलरलेस स्कैंडियम+3 है। जब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन से कलरलेस है, कौन से कलरलेस नहीं होते हैं। तो स्कैंडियम 3+ कलरलेस होता है।
जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है? होंगे इनर्ट गैस, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के, ठीक है? कोड वैसे आपका ये है, कोड डी जब यहाँ पे आप लिखेंगे 4s, और डी के इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 3d 0 आता है। जब इसके डी पे 0 होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक इधर से उधर मूव ही नहीं करेंगे, तो इसमें कलर आएगा कैसे? तो स्कैंडियम +3 कलरलेस होगा। और अगर आपको पता है, अगर आपको कंफ्यूजन है डी ब्लॉक में कौन कलरलेस होता है और किसका क्या कलर होता है, तो आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपको डी ब्लॉक में जितने भी कलर कंपाउंड होते हैं उन सभी को बता दिया जाएगा, और उनका क्या कलर होता है वो भी। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ मेटल इज कॉल्ड यूरेनाइट्स? कौन से इसमें मेटल के ग्रुप हैं जो यूरेनाइट्स? यूरेनाइट क्या होता है? जो यूरेनियम से बने होते हैं, ठीक है? ये एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक, ये आपको केवल केवल याद करना है। तो ये आपके पीयू, एएम और सीएम, ये होते हैं यूरेनाइट, क्योंकि ये यूरेनियम से बने होते हैं। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स। एच, इतना बड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और ये कोऑर्डिनेटर कंपाउंड का है। ये अगर इसको हम लोग इतना बड़ा है, देख के इसको हम लोग सिंपल से ऐसे देख सकते हैं, ये एक एम है, पीटी, ठीक है? और ये जो दिए हुए हैं कंपाउंड, ए बी सी डी है, ठीक है? ए बी सी डी ई। अब इसको देख के आपको कुछ लग रहा है कि आपने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा था कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में? पढ़ा था? देखो, अगर पढ़ा था, बच्चों को पता होगा कि इसके 15 बनते हैं, ये पढ़ा था, चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले एम को सेंटर में रखते हैं, और हम ए को यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं बाकी सबको। तो यहाँ एक बार बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, एफ आ सकता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बी को कांस्टेंट रखते हैं, और यहाँ पे क्या आ सकता है? सी, डी, ई और एफ। अब आप बच्चों के दिमाग में होंगे क्वेश्चन कि मैम यहाँ पे बी आया तो यहाँ पे ए क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं, क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। अगर ए बी ए फिर से आता तो वो सेम ही हो जाता, ठीक है? आगे आपके पास हम लोग सी को कांस्टेंट रखते हैं, और यहाँ पे डी, ई और एफ आ सकता है। डी को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पे हमारा ई आएगा, F आएगा। यहाँ हम लोग ने ई को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पे आएगा एफ। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं हमारे कितने जो मेडिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने हमारे आइसो जो मेडिकल आइसोमर बने? 15। अब देखो, ये 15 बने तो सभी हमारे एक्टिव है कि इनएक्टिव है? तो देखो, वहां से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। तो हमारे 15 बने, और सभी के सभी हमारे आपके लिए एक्टिव है, कोई भी हमारा इनएक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है ये हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है? अब आइए, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसको हम लोग सॉल्व। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए, अभी आपको इसमें कुछ नहीं पता, लेकिन आपको इसमें क्या पता है? सबसे पहले आपने यहाँ पे सीएल को देखा, बीआर, बीआर तो सीआर हमारा लगा हुआ है अच्छा खासा इससे। बेंजीन से बीआर तो करेंगे नहीं, मुझे नहीं जाना है दूर, लेकिन सीएल सीएच को बता दें, हो जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, जो सीएल हमारा वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे हमको एसएस दिखा, एसएस क्या होता है? बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है? सीएल क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है, और एसएस होता है गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और क्या करते हैं, ये आता है और इसको निकाल देता है, ठीक है? सीएल को निकालेगा, और ये माइनस होता है, सीएल को निकालेगा, केसीएल एक अलग कंपाउंड बना देगा। एच टू, यहाँ आता है एच एस, बी आर,
प्लस के सी एल। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड किससे मैच करता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये कंपाउंड हमारा बी आर को भी तो निकाल सकते हैं, तो नहीं। तो अगर हमारा बेंजीन के साथ बी आर सी एल लगा है, आयोडीन लगा, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल से निकलते हैं, क्योंकि इनको बेंजीन से लगे होते हैं काफी ज्यादा, यहाँ पे ये स्टेबल होते हैं। जहाँ स्टेबिलिटी होगी वो कम हटेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ओ एच एच रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से क्लोरीन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो SOCl रेडी कि जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे OH हटता है और Cl लगता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है जब रिएक्शन कराते हैं, Cl लगता है हमारा, उसके बाद हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है और यहाँ H लगता है। ठीक, और 3 मोल ऑफ O2 निकलते थे, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ दिस कंपाउंड कैन अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। तो आपको पता होनी चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शन कौन देते कौन नहीं। सबसे पहले जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं होता? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये CH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है जब आप ठीक है, देखो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये वाला नहीं होगा। CH3COH इसमें नहीं है, इसमें है CH। कार्बन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला हमारा होगा CH CO3 होगा। ये नहीं होगा, तो कितने होंगे? 1 2 3 4। टोटल हमारे कितने कंपाउंड है? 4 कंपाउंड है जो कि हमारे चारों रिएक्शन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्टैंड इज करेक्ट। इसमें हमारी एसिड स्टैंड करेक्ट कौन सी है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2 कंपाउंड, एक COH और Cl। ठीक है, तो Cl क्या होता है? Cl हमारा शो करते हैं यहाँ पे -I इफेक्ट। हम आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में आप जानते हैं कि जितनी भी ज्यादा यहाँ पे आपकी डिस्टेंस होती है उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कम, वहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा लगेगा, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा लगेगा, वहाँ पे ये एसिड स्ट्रेंथ और अच्छी शो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जहाँ Cl दूर है तो ये वाला गलत। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ Cl पास में, फिर उसके बाद ये, फिर ये, यानी कि बी वाला सही है आपका। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पे यहाँ Cl लगा और यहाँ पे सेकंड नंबर में लगा है, तो ये वाला अच्छा होगा, फर्स्ट ये अच्छा होगा, सेकंड ये अच्छा होगा, थर्ड होगा ये, तो ये वाला गलत। और यहाँ पे देखिए सेकंड वाला है ये, फर्स्ट ये अच्छा होगा, सेकंड ये, थर्ड ये, और यहाँ पे उसने क्या बोला ये अच्छा है, तो ये वाला भी गलत होगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी सही होता है। तो देखिए अब दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ट्रूथ रिगार्डिंग द बेसिक नेचर। यहाँ पे बेसिक नेचर पूछा गया NH2 का। सबसे पहले है ऑर्थोटॉलिडीन, फिर है एनिलीन। इन सबको आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि ऐसे सिंपल नाम दे देते हैं बच्चों को, स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं पता होता तो उनको आते हुए क्वेश्चन नहीं होते उनसे। फिर है नाइट्रो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छा कौन सा होगा? NH2। इसका लोन पेयर इस पे -I इफेक्ट शो करेगा, ये +I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ -I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस करेंगे और इसकी जो बेसिक नेचर है उसको कम करेंगे।
यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा NH2 होता है इससे, और इससे भी अच्छा हमारा होता है NH2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होता है। सबसे अच्छा हमारा होता है यहाँ पे एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन पूछी गई है, CH3 NO2 की रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सबसे पहले, Br2 FeBr की प्रेजेंस में। और जब आपको ऐसे रिएक्शंस वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो इसमें आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने पूरी अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी तो ये आपके लिए काफी इजी होते हैं। Br है, जब हमारा Br रिएक्शन करेगा तो हमारा वहाँ पे Br लगाता है। CH3 NO2 Br अगर रिएक्शन करता है SnHCl से, SnHCl होता है हमारा रिडक्शन करता है, रिडक्शन करेगा NO2 का। NO2 का रिएक्शन करके इसको NH2 बना देता है। अगर रिएक्शन करता है Na और HCl से, अब Na क्या करता है, ये BDC बनाता है, बेंजोनियम डाइक्लोराइड। तो NH2 से आपको रिएक्शन करके यहाँ पे बनाता है N2 प्लस Cl माइनस। पदन रिएक्शन करते हैं CuBr HBr। CuBr HBr ये सेकंड में रिएक्शन है, जब N2Cl माइनस से रिएक्शन करता है तो इसको हटा के बनाता है Br। ठीक है, तो इससे इसको बनाया हमने, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन पर्पल इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको सारे टेस्ट, अगर आपको टेस्ट में प्रॉब्लम होती है और आपके टेस्ट छूटे हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट एक ही वीडियो में बना रखे हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए और उसमें आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट है वो सभी कंप्लीट हो रखे हैं। तो हमारा ह्यूमंस पर्पल कलर आता है जब हम लोग कंसंट्रेटिव टेस्ट कराते हैं, तो ये होता है हमारे प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस नॉन कॉमन टू DNA और RNA, कौन सा बेस है जो हमारे DNA और RNA में कॉमन नहीं होता है? ठीक है, तो ग्वानिन हमारे DNA और RNA में कॉमन नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विथ K4FeCN6, तो हमारा K4FeCN6 रिएक्शन करने के बाद कौन सा कंपाउंड है जो हमारा व्हाइट कलर की पीपीटी बनाता है? Zn2 प्लस हमारी रिएक्शन करता है 2K4FeCN6 है। ठीक है, उसको हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, एफिशिएंट से जब वो हमारी रिएक्शन करता है तो हमारा बनाता है K2CA FeCN6, वो हमारी होती है व्हाइट कलर की पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। तो इससे रिएक्शन करने के बाद हमारा Zn2 व्हाइट कलर की पीपीटी बनाता है। नेक्स्ट, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ABCD, इसमें ABCD में हमारा कौन सा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पे होगा? तो देखो, सबसे अच्छा हमारा सी वाला होगा, क्योंकि ये हमारा 3p है। ये तो हमारा सबसे अच्छा होता है हाफ फील्ड, ये तो हमारा कंप्लीट सबसे पहले होता है कंप्लीट फील्ड, उसके बाद होता है हाफ फील्ड। ठीक है, या तो पूरा फिल हो या फिर हाफ फिल हो, हाफ फिल से एक ज्यादा या एक कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा सी वाला देखो, हाफ फिल है तो सबसे अच्छा होगा हमारा सी। फिर अब देखो, फिर आप कहोगे कि मैम ए वाला हमारा फुल फिल है, लेकिन देखो यहाँ पे पी वाला है ये डोमिनेट हो जाता है। फिर आता है हमारा डी, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो बी और ए में बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि बी और ए में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पी है और यहाँ पे टू है, यहाँ पे H2 फुल फिल है, तो ए फिर आता है बी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर C D A बी सही होता है। अब ये आपका किसका है? तो CH2 होता है Mg का, CH2 एल्यूमिनियम का, ये होता है फास्फोरस का और ये होता है सल्फर का। तो आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मॉलिक्यूल देखने के बाद भी आप एलिमेंट्स को लिख सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा आप पहले ये देखो कंप्लीट फिट और फिर हाफ फिट। कंप्लीट हाफ फिट ये वाला हमारा है कि हमारा आता है P4। आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे कंप्लीट फिट है केवल 3s2, लेकिन P वाला डोमिनेट कर जाता है। तो यहाँ तक आपके पूरे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और भी आपको किस टॉपिक पे कितनी वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट्स करें।